आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आपको व्यंजन एवं विसर्ग संधि के बारे में मिलेगा। यहाँ पे इसी वीडियो में व्यंजन एवं विसर्ग संधि के साथ उन प्रश्नों को भी कवर करेंगे जो यूपी SSS अभी तक अपने विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो का PDF डाउनलोड करना या फिर इनका टेस्ट देना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे आपको वे सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो यूपी SSS में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। और हम आपको बता चुके हैं कि स्वर संधि तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। देखिए, व्यंजन मतलब क्या होता है कि व्यंजन मतलब कि वो ऐसे वर्ण जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि जो वर्ण होते हैं दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में आते हैं अ, आ, ई, और व्यंजन में आते हैं क, ख। ये सब व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने स्वर संधि को ऑलरेडी कवर कर लिया है। स्वर संधि में होता क्या था कि स्वर के बाद स्वर आता था, स्वर के बाद स्वर आता था, तो ये था स्वर संधि। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन या स्वर मतलब पहले कुछ भी रहेगा। पहले व्यंजन आ सकता है या फिर स्वर आ सकता है, बाद में स्वर आ सकता है या फिर व्यंजन आ सकता है। मतलब कि स्वर संधि में स्वर के साथ केवल स्वर का मिलन हो रहा था, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर का, व्यंजन के साथ व्यंजन का भी मिलन हो सकता है। तो ये अंतर है व्यंजन और स्वर संधि में। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत धनहार, उत धनहार, तो आप त देखेंगे तो ये जो त है ये व्यंजन है। व्यंजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इसमें अ का मंत्रा नहीं लगा हुआ है, तो ये व्यंजन है। और ह भी व्यंजन है। तो इन दोनों व्यंजन को मिलने के बाद क्या हो गया है? उद्धार बन गया है। एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। आपसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको दे दिया गया उद्धार, और पूछा जाएगा कि बताइए कि यह कौन सी संधि है। ऑप्शन हो जाएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह है व्यंजन संधि। यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने वाली बात है आपको इनको कि जब आधा त और ह जुड़े हैं तो क्या हुआ है? द बन गया है। इसी तरह सत धन धर्म, ये मिला तो क्या बन गया? सद्धर्म। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो आधा त है ये किसी भी वर्ण से मिलने के बाद द बना रहा है। द जो आधा ध इसमें इंक्लूड रहता है, इसको बना रहा है। उसी तरह अगला देखेंगे तो आच्छादन, तो आ है जो कि एक स्वर है और इसके साथ छादन जुड़ा है, और ये मिल करके क्या बन गया है? आच्छादन। तो कवर करेंगे इसके सभी प्रकारों को, तथा इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में उन सभी प्रश्नों को भी कवर कर देंगे जो कि बार बार आपके जो एग्जाम है वहाँ पे पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आपने स्वर संधि में देखा था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, उसी तरह व्यंजन संधि में भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहले नियम को। तो जो पहला नियम है, पहला नियम ये कहता है कि किसी भी वर्ग का, अब वर्ग क्या है तो देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये जो होते हैं ये वर्ग कहलाते हैं। जब ये क से शुरू हुआ है तो ये क वर्ग हो गया, इसको हम कहेंगे क वर्ग। इसको हम कहेंगे च वर्ग, इसको हम कहेंगे ट वर्ग। इसके बाद आता है त वर्ग, इसके बाद आता है प वर्ग। ठीक, तो ये वर्ग होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करें तो ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है और पांचवी है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि क वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा है, तो क वर्ग में तीसरा वर्ण है ग, तो इसको कहा जा रहा है। अब इस रूल में कहा गया है कि किसी भी वर्ग का, मतलब कि 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, मतलब कि पहला मतलब क्या है? या तो क हो, या तो च हो, ट हो, या त हो, या फिर प हो। इनमें से किसी का भी, इनमें से अगर कोई हो और इसका मिलान किसी भी वर्ण के तीसरे या फिर चौथे वर्ण से, या फिर य, र, ल, व से, या फिर किसी स्वर से होता है, तो जो भी रहेगा, जिसका भी रहेगा, उसका तीसरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके समझिए। यहाँ पे कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है कि मतलब कि किसी का पहला हो,
जैसे कि या तो क हो पहले, या फिर च हो, या फिर ट हो, या फिर त हो, या फिर प हो। इनके बाद अगर तीसरा या फिर चौथा, किसी के बाद तीसरा या फिर चौथा आ जाए, जैसे कि तीसरा या चौथा का मतलब क्या, तो जैसे क आ गया और क का तीसरा कौन होता है, क वर्ग का, तो ग। अगर क के बाद ग आता है तो क्या होता है ये बताया गया है, ये हो जाएगा उसका तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा। हर किसी का तीसरा हो जाता है, यही आपको रूल समझना होगा। देखिए यहाँ पे रूल में बताया गया है कि वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला, मतलब कि या तो क, च, ट, त, प, इसमें से कोई आ जाए और उसके बाद मतलब प्लस के बाद उसी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा, यानी कि अगर क आ रहा है तो उसी वर्ग का ग आए या फिर घ आए, या फिर इसके अलावा अगर य, र, ल, व, ह आ जाता है या फिर कोई स्वर आ जाता है तो तीसरा हो जाएगा। जैसे उदाहरण से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए दिक धन अंबर हुआ है, तो यहाँ पे क आ गया है, लेकिन क के साथ क्या जुड़ा है, एक स्वर जुड़ा है। तो हमने जो रूल है उसमें क्या देखा कि या तो उसका तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर कोई स्वर हो। तो यहाँ पे एक स्वर आ गया है, तो जब स्वर रहता है तो क्या होता है, जो ये है क, इसका तीसरा बन जाता है। तो क का तीसरा कौन बनेगा, ग है। यानी कि देखिए यहाँ पे आधा क और अ को जोड़ के क्या बन गया है, ग बन गया है, क्योंकि क का तीसरा क्या है, ग है। इसी तरह यहाँ देखिए दिक धन गज, तो यहाँ पे क है जो कि पहला है और इसके बाद ग आ गया है। तो ग क्या है, तीसरा है, क्योंकि हमने कहा था कि रूल में कि अगर तीसरा या चौथा है तब भी तीसरा होता है। तो आधा क और ग को मिला करके क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे वाक है, मतलब कि पहले पहला वर्ण है, आधा क है, उसके बाद एक स्वर आ गया है। तो अगर स्वर आए या फिर तीसरा या चौथा है तो हर कंडीशन में तीसरा ही होगा। अगर देखिए यहाँ पे, यहाँ इस तरह पूछा गया होता वाट धन इस, तो क्या बनता, अब इस ट का तीसरा बन जाता। अब इस ट का तीसरा कौन है, ड है, तो ई बन जाता वाडिश, वाडस बन जाता है इसका। तो इस तरह आपको देखना होगा कि उसी का तीसरा बने। जैसे कि आप देखेंगे कि अच धन अंत, अच धन अंत, तो च तो पहला है तो रूल के अनुसार ये पालन कर रहा है। इसके बाद स्वर आ गया है, तो जब किसी भी पहले के बाद स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है, तीसरा। तीसरा क्या होगा च का, तो च, छ, ज। यहाँ पे आपने देखा है कि च का तीसरा क्या है, ज है। तो जब ज है तो यहाँ पे ये ज बन जाएगा, यानी अच धन अंत बराबर हो जाता है अजंत। यहाँ पे देखिए ज आ गया है। उसी तरह अच धन आदि, तो ये जो आधा च है ये पहला है, क्योंकि रूल में बताया गया है कि पहले पहला वर्ग आना ही चाहिए, उसके बाद या तो स्वर आ जाए या फिर तीसरा या चौथा आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया है, ये एक स्वर है। तो अगर पहले वर्ड के बाद तीसरा स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। किसका तीसरा, तो इसका तीसरा। तो च का तीसरा क्या होगा, पहला होता है च, दूसरा होता है छ और तीसरा होता है ज, यानी कि बन जाएगा ज। उसी तरह सेम टू सेम अगर ट वाले में देखें, जो कि अब देखेंगे कि ये तीसरा वर्ग है, तो ट में क्या होता है कि ट के ड में बदलना। मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सठ है, उसके बाद आनंद, तो ये ट का तीसरा हो जाएगा। इस ट का तीसरा क्या होता है, तो ट, ठ और इसके बाद क्या हो जाता है, ड। तो हम आधा, मतलब कि अगर ये बन रहा है तो इसको हम पूरा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ का मंत्रा है। तो आ का मंत्रा होने का ये तीसरा मतलब कि पूरा हो जा रहा है। इसी तरह सठ धनयंत्र, तो यहाँ पे ट है, ये पहला वर्ड का मतलब कि वो पहला है वर्ड, और उसके बाद य आ गया है। तो हमने वहाँ पे बताया है आपको कि या तो किसी भी वर्ड का तीसरा या फिर चौथा वर्ड आए, या फिर य, र, ल, व, ह आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए। अगर कोई भी स्वर आएगा तब भी, य, र, ल, व, ह आएगा तब भी, तीसरा या चौथा वर्ण आएगा तब भी, हमेशा और हमेशा उत्तर क्या होगा, तीसरा होगा। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है, और इस नियम से ढेर सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो इसी तरह उदाहरण दे दिए जाएंगे। जैसे कि दे दिया जाएगा कि षडानन का सही संधि विच्छेद बताइए, षडानन का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन दे दिया गया सठ धन अनन,
उसके बाद से सट धन आनन, सड़ धन आनन, और इसी तरह आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें आपसे सीधे संधि विग्रह पूछ लेता है। जब हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है तो इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सड़ दर्शन को अगर हम तोड़ें तो क्या बनेगा, तो हमको पता है कि जब देखिए परीक्षा में आप देखेंगे कि हमको दे दिया है कि सड़ दर्शन, इसका संधि विच्छेद करिए, सड़ दर्शन। तो जब इसका संधि विच्छेद करना होगा तो संधि विच्छेद में होता क्या है कि जब दो अलग अलग बनते हैं तो दोनों का अपना कुछ ना कुछ अर्थ आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दर्शन एक शब्द है, लेकिन सड़ एक शब्द है, लेकिन ये ड नहीं होना चाहिए। और ड को आप देखेंगे तो ये कौवा है, तीसरा है, मतलब तीसरा है ड, ट ठ ड तीसरा है। तो अब आप याद करिए कि व्यंजन संधि में वो कौन सा रूल है कि जिसमें उत्तर में हमेशा तीसरा आता हो। तो उत्तर में तीसरा आने के लिए बस एक ही रूल है कि शुरू में पहला होना चाहिए। तो इस ड का पहला क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सट और उसके बाद से दर्शन। तो इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना होगा। जैसे दे दिया तदुपरांत, तदुपरांत, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो उपरांत है वो तो एक शब्द है, लेकिन तद क्या है, यहाँ पे तद का तो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द क्या है, तो द तीसरा है, और अब जो द तीसरा है तो किस नियम में तीसरा बनता है, तो ये बनता है व्यंजन संधि के पहले नियम में, और उसमें होना क्या चाहिए, तत् धन उपरांत। तो इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना सीखना होगा। और इसका अगर आप आसान देखें, अगर आसान मतलब आसानी तरह से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो उदाहरण है उनको याद करना होगा, उनको पढ़ना होगा बार बार, तभी आपको एग्जाम में इससे फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि पहले जब एग्जाम होते थे तो वहाँ पे स्वर संधि के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब के एग्जामों में व्यंजन संधि और विसर्ग को भी जोड़ा जा रहा है बड़े पैमाने पे। तो आगे बढ़ते हैं। तो त का द में बदलना, तो देखिए त क्या है, पहला है, और ये बदल जाएगा किसमें, द में। द मतलब द में ही क्यों बदलेगा, क्योंकि जो ये त है इसका तीसरा होता है द, त थ और इसके बाद तीसरा हो जाता है द। कब बदलेगा, जब त के साथ कोई भी स्वर आ जाए, या फिर तीसरा वर्ण खुद आ जाए, या फिर चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य व र ल ह आ जाए। तो यहाँ पे एक स्वर आया है तो तत् धन उपरांत, यहाँ पे एक स्वर है पहले, तो स्वर जब आता है तो क्या हो जाता है, तीसरा बन जाता है, यानी कि द बन जाएगा तदुपरांत। उसी तरह सत धन आशय, तो यहाँ पे पहला वर्ण है, पहला वर्ण के बाद स्वर आ गया है, तो स्वर आने के बाद क्या हो जाता है, इस त का तीसरा हो जाता है, तो त का तीसरा होता है द, सही उत्तर हो जाएगा सदाशय। उसी तरह तत् धन अनंतर, ये हो जाता है तदंतर। देखिए ये सारे एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये लगभग आप देखेंगे कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में डबल फायदा मिल सके। आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए जो अंतिम वर्ग है प वर्ग, तो प में अगर कोई होगा तो ये किस में बदल जाएगा, ब में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प फ उसके बाद क्या होता है ब। तो अप धन द, अप धन द, तो ये प है, और प के साथ यहाँ पे द आ गया है, तो यहाँ पे अध होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको अप धन ज, तो ये बन गया है अपज, क्योंकि यहाँ पे ये जो है तीसरा है, ये ज है क्या है, तीसरा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ज वाला क्या है, तीसरा है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर तीसरा या चौथा आता है तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, इसका तीसरा बनेगा, हमेशा इसका तीसरा बनता है। जो ये है जो पहले है प्लस के, इसका तीसरा बनता है, आपको इस बाद वाले का तीसरा नहीं बनाना है। तो व्यंजन संधि का आपने जो पहला रूल देखा उसमें क्या था कि अगर किसी भी वर्ण का पहला अक्षर आ जाए, क च ट त प, और इसके बाद पहले तो ये आने ही चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो व्यंजन संधि का पहला नियम नहीं होगा। पहले ये आते हैं क च ट ट प, इनमें से कोई भी, और इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, या फिर य र ल व ह, और इसके साथ कोई भी स्वर आ जाए तो हमेशा और हमेशा इसका तीसरा बनेगा। मतलब क रहेगा तो ग बन जाएगा, च रहेगा तो ज बन जाएगा, ट रहेगा तो ड बन जाएगा, इसी तरह आगे भी। तो देखिए व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है इसमें ये कहा जाता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, मतलब कि या तो क हो
च हो, ट हो, त हो, प हो, इसमें से किसी अगर कोई भी प्लस के पहले हो और इसका मिलन या तो अंग से हो जाए, या से हो जाए, ज से हो जाए, अड़ से हो जाए, न से हो जाए या फिर म से हो जाए, यानी कि प्लस के बाद इनमें से कोई आ जाए। अगर प्लस के बाद इनमें से कोई आ जाता है तो क्या होगा, तो जो पहले क रहेगा ये बदल जाएगा अंग में, जो च रहेगा ये बदल जाएगा ज में, ट रहेगा ये बदल जाएगा अड़ में, त रहेगा ये बदल जाएगा न में, और प रहेगा ये बदल जाएगा म में। तो ये तो बेहद आसान है, क्योंकि आपको देखना है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ गया और उसके बाद से जो अंग, इया, ज, अड़, न और म इनमें से कोई आ जाता है किसी के साथ, तो जो क रहेगा उसको हम अंग में बदल देंगे, च को हम ज में बदल देंगे, ट को हम अड़ में बदल देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आसानी हो। क को हम बदल देंगे अंग में, च को बदल देंगे ज में, ट को बदल देंगे अड़ में, त को बदल देंगे न में, और इसके साथ प को बदल देंगे म में। ये इसका रूल है। यहाँ पे देखिए जो क है किसमें बदल रहा है, अंग में, जैसे कि हमने आपको बताया। तो उदाहरण देख लीजिए, वाक धनमय। वाक धनमय, तो यहाँ पे क्या है, पहला वर्ण है, किसी भी वर्ण का पहला वर्ण है और इसके बाद म आ गया है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्लस के बाद इनमें से कोई भी आ जाए, तो यहाँ पे म आ गया है तो इस क का क्या हो जाएगा, तो क का हो जाता है अंग, तो यहाँ पे हो जाएगा वांग्मय। इसी तरह प्राक धनमुख, तो यहाँ पे किसी भी वर्ण का पहला आ गया है और यहाँ पे म आ गया है। यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि अगर म आता है तो क्या बदल जाएगा, क बदलेगा। क किस में बदल जाएगा, तो अंग में बदलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि क अंग में बदलता है, च ज में बदलता है, ट अड़ में बदलता है, त न में बदलता है और प म में बदलता है। आप देखेंगे कि ये थोड़ा हार्ड है स्वर संधि की अपेक्षा, लेकिन अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना ही होगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। खास करके जो भी यूपी ट्रिपल एससी है या फिर एसएससी में जो भी हिंदी वाले एग्जाम है, वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनमें हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि ट रहता है, ये अड़ में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए उदाहरण है सठ धन मूर्ति। तो यहाँ पे देखिए ट है, किसी भी वर्ण का पहला किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद म आ गया है। हमने आपको बताया था कि अंग, इया, ज, और, न या फिर म इनमें से कोई आ जाए तो जो ट रहेगा ये बदल जाएगा किसमें, अड़ में। ये हो जाएगा षणमूर्ति। षणमुख है तो इसमें सट धन मुख। ये जो उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है, ये सारे उदाहरण महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के इन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके साथ तो और न में बदलने का उदाहरण देख लिए। तो ये है उत धन नति। तो इसमें जो देखिए ये पहला वर्ण है, ये किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, तो है, और इसके साथ आ गया है न। तो जब किसी भी वर्ण के पहले वर्ण के साथ न आ जाता है या फिर इया आ जाता है, अंग आ जाता है, तो वहां पे तो जो बदल जाता है किसमें बदलता है, न में। तो ये हो जाएगा उत धनोन्नति बराबर है उन्नति। जगत धननाथ बराबर हो जाता है जगन्नाथ। ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। उसी तरह जो प होता है ये बदल जाता है म में। तो इसका रूल वही था कि अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जो कि यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद म आएगा तो क्या बदल जाएगा, प म में ही बदल जाता है। तो ये हो गया व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है, इसमें कहा जाता है कि त के बाद यदि किसी का तीसरा चौथा, मतलब कि देखिए ये भी तीसरा चौथा है, ये भी तीसरा चौथा है, ये भी तीसरा चौथा है, या फिर य र व या फिर कोई भी स्वर आ जाए, तो जो ये त था ये बदल जाएगा किसमें, द में। ये त किसमें बदल जाएगा, द में। या फिर म के साथ अगर क से म तक, जैसे कि क ख ग घ अंग च छ ज कोई भी वर्ण आ जाए, तो म की जगह पे मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक के वर्ण बन जाएगा। जैसे कि जैसे म के बाद अगर कोई भी वर्ण आ जाता है और अगर क से आएगा तो इसमें अंग बन जाएगा, च से आएगा तो इया बन जाएगा। इस तरह ये तीसरा रूल है, आपको अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए म के बाद क से अंग तक का आ गया है, ये आ गया है ख। तो जब म के बाद ख आया है तो क्या हो गया है, इसका जो ये वाला आया है, इसका जो अंतिम वाला है, मतलब पांचवा वाला है, वो बन जाएगा। पांचवा इसका क्या होता है, तो देखिए ख ग घ और अंग होता है, तो ये बन जाएगा इस पे अंग। उसी तरह सम धन गम। तो सम ये गम है,
तो जब म के बाद कोई भी वर्ण आ गया और ये ग है तो इस ग का पांचवा बन जाएगा। तो इसका पांचवा क्या होता है? अंग होता है, क्योंकि क ख ग घ अंग। उसी तरह म के बाद अगर च छ ज इया में से कोई आएगा तो क्या बन जाएगा? हमेशा इया बन जाता है। जैसे यहाँ पे किंचित आपने देखा होगा इस तरह लिखा होता है। इसी तरह म के बाद अगर कोई भी ट ठ ड ढ के कोई भी आता है तो क्या बन जाएगा? हमेशा अड़ बन जाएगा, क्योंकि इसका अड़ का ये होता है पांचवा वर्ण। मतलब कहने का मतलब ये है कि म के बाद अगर कोई भी व्यंजन आता है तो वहां पे उसका पांचवा बन जाएगा, लास्ट वाला। जैसे कि अंगा होता है, इया होता है, अड़ा होता है, न होता है, ये पांचवा उसका बन जाता है। उसी तरह यहाँ देखिए म के साथ त थ द ध न आया है तो यहाँ पे इनका मतलब लास्ट वाला क्या होता है? न होता है, तो संतोष बन जाता है। यहाँ किन्नर बन गया है, संदेह बन गया है, मतलब कि इन सब का पांचवा क्या है? न है। तो ये पांचवा वर्ड बनने वाला ये नियम है। इस तरह कुछ और भी उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ। तो चौथा नियम ये कहता है कि त से परे, मतलब कि त को छोड़ करके च या छ होने पर, त को छोड़ करके च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, मतलब कि त के परे अगर त को त आने के बाद, मतलब कि त पहले आ गया और उसके बाद च या छ आने पर च हो जाएगा। च या छ कोई भी आ जाएगा तो च हो जाएगा। ज या झ आएगा तो ज हो जाएगा। ट या ठ आएगा तो ट हो जाएगा। ड या ढ आ जाएगा तो ढ हो जाएगा। ल होने पर ल बन जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि प्लस से पहले तो त है, उसके बाद अगर च और ज आता है तो हमेशा क्या बनेगा? पहला वाला बन जाएगा, च बन जाएगा। झ या फिर ज या फिर झ आता है तो इसमें क्या बनता है? ये पहला वाला बन जाता है। उसी तरह ट या फिर ठ आता है तो इसमें पहला वाला बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए उत धन चारण, तो यहाँ पे त के बाद क्या आ गया है? च आ गया है। तो जब त के बाद च आ जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि च और छ के बाद क्या आता था? तो बनता था च। तो इस तरह आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। देखिए अगर आप इन रूल्स को नहीं याद रखना चाहते, आपके लिए ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, तो आपको इन एग्जाम्पलों को याद करना होगा। ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि व्यंजन संधि का एक कॉमन रूल है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि इसका संधि विच्छेद बताइए। जैसे कि उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है? उत धन डयन। उल्लास का संधि विच्छेद क्या है? उत धन लास। तो बढ़ते हैं पांचवें रूल की तरफ। तो पांचवा रूल ये कहता है कि यदि त का मिलन स से हो तो त को च में और स को छ में बदल दिया जाता है। मतलब कि अगर त हो लास्ट में और शुरू में छ हो, अगर इस तरह का मिलन होता है तो जो ये त है इसको बदल देंगे च में, और जो ये स है इसको बदल देंगे छ में। जैसे कि उत धन श्वास, यहाँ पे देखिए आधा त है और यहाँ पे ये वाला स है, तो ये बदल जाएगा आधा च और छ में। उसी तरह उत धन शिष्ट, तो ये बन जाएगा उच्छिष्ट में। सत धन शास्त्र, तो ये त है और त के बाद ये बड़ा स आ गया है, तो जो त रहता है ये आधा च में बदल जाता है और जो स है ये छ में बदल जाता है। तो इस तरह सच्छार्थ हो जाता है। छठवां रूल ये कहता है कि जब त का मिलन ह से हो तो त को द और ह को ध में बदल दिया जाता है। मतलब कि यदि त का मिलन ह से होगा, अगर पहले त रहेगा बाद में ह रहेगा, तो इस तरह इसको हम बदल देंगे द में और ह को बदल देंगे ध में। तो इस तरह ये हो जाता है। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं उद्धार, यहाँ पे क्या था? पहले त था बाद में ह है, तो त को हम बदलते हैं किसमें? आधा ध में। यहाँ हमने आपको बताया त को बदलते हैं आधा द में पहले और उसके बाद से द में। तो ये इसके उदाहरण है। तो बढ़ते हैं आगे। चूंकि ये वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन इसमें यह है कि हमने पूरी अच्छी तरह से जो व्यंजन संधि है उसको कंप्लीट कर दिया है। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सातवां इसका नियम ये कहता है कि यदि किसी भी स्वर के बाद, जैसे कि अ, आ, ई, उ, अगर इसके बाद छ आ जाता है तो क्या करना है आपको कि जब उसका रिजल्ट आप बनाएंगे तो इस 6 से पहले आधा च जोड़ देंगे। बस यही कहता है स्वर व्यंजन संधि का सातवां नियम। जैसे कि संधि धन छेद, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्वर आ गया है, तो इस स्वर के बाद जब छ आता है तो इस छ में आपसे पहले आपको क्या जोड़ देना है? च जोड़ देना है। इसी तरह यहाँ पे स्वर आ गया है उ का मंत्रा, यहाँ पे छ आ गया है तो इससे पहले आपको क्या जोड़ देना है? आधा च। जैसे अनुधन छेद बराबर है
अनुच्छेद। तो यह थी व्यंजन संधि। अब देखेंगे विसर्ग संधि को। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विसर्ग संधि के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामों में। जहाँ पे हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है वहाँ पर विसर्ग संधि के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग के बाद मतलब प्लस से पहले विसर्ग होना ही चाहिए। विसर्ग के बाद यदि कोई व्यंजन आ जाए या फिर स्वर आ जाए तो जो वो संधि होती है वो विसर्ग संधि हम उसे कहेंगे। देखिए अंतर क्या है। स्वर में क्या था कि स्वर में स्वर के बाद स्वर ही आया था। व्यंजन में क्या था कि स्वर के साथ व्यंजन या फिर व्यंजन के साथ स्वर आया था। विसर्ग में क्या है कि पहले विसर्ग होगा। विसर्ग मतलब आप समझ रहे हैं जैसे मना है और या नी हो गया, इस तरह जो ये लग रहा है इसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग में क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण देख पा रहे हैं, नि धन अक्षर निरक्षर, नि धन पाप निष्पाप। तो देखेंगे इसको अच्छी तरह से। जैसे विसर्ग संधि में आप देखेंगे कि 10 नियम होते हैं और 10 नियम में आपको 2 से 3 नियम पढ़ने बहुत जरूरी हैं। और अगर आप नियम को छोड़ भी दें तो आपको इसके जो उदाहरण हम कराएंगे उनको अच्छी तरह से देखना होगा, क्योंकि ये उदाहरण बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए होता क्या है कि विसर्ग के साथ अगर च या फिर छ का मिलन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आसानी के लिए, अगर शुरू में विसर्ग आ गया और विसर्ग के साथ च या फिर छ आता है, अगर ये दोनों आते हैं तो इनके जगह पे हो जाएगा आधा सौ। ये देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे नि धन चय, तो यहाँ पहले विसर्ग हो गया, उसके बाद च आया है। च आया है तो हमने आपको बताया कि विसर्ग के बाद च या फिर छ कोई भी आए तो हमेशा क्या बनेगा, आधा छ। तो ये हो गया निश्चय। दु धन चरित्र, ये हो गया दुष्चरित्र, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद च आ गया है। तो जब विसर्ग के बाद च आ जाता है तो क्या बन जाता है, आधा सौ। विसर्ग के बाद अगर छ भी आएगा तो आधा सौ बनेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसी तरह जो इसमें अगला नियम है ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद ओ आता है या फिर बाद में ओ अथवा वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आता है तो क्या हो जाता है कि ओ हो जाता है। अगर ओ आ जाएगा तो ओ हो जाएगा। खास करके अगर किसी भी वर्ण का तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा वर्ड आए तब भी क्या हो जाता है, ओ ही हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर किसी का तीसरा चौथा या फिर पांचवा वर्ड आएगा तो ओ हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, मना धन अनुकूल, तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आ गया है, ओ आ गया है। तो विसर्ग के बाद जब ओ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ। मनोनुकूल, यहाँ विसर्ग है मना के बाद आ गया बल। आप देखेंगे कि प फ ब, ये जो ब है ये तीसरा नंबर का है। तो जब ये तीसरा आ जाता है या फिर चौथा आ जाता है या फिर पांचवा आ जाता है तो हो जाता है ओ। आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम में ये कहा जाता है कि अगर विसर्ग के बाद बड़ा स आता है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो आधा स पहले लगाएंगे उसके बाद बड़ा स वहाँ पे जुड़ेगा। यानी कि आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। वहाँ पे अगर विसर्ग के बाद ये बड़ा वाला स आएगा तो आपको एक आधा स और एक्स्ट्रा उसके साथ लगाना होता है। जैसे दु धन शासन, यहाँ पे हो जाएगा दुशासन। नि धन शुल्क, तो ये बड़ा स आ गया तो निःशुल्क हो जाएगा। उसी तरह इसमें एक और नियम ये है कि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए या फिर तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड आ जाए तो इसमें क्या होता है, र हो जाता है। इसमें र हो जाता है। अगर कोई भी तीसरा चौथा या पांचवा वर्ड आ जाए तो र हो जाता है। जैसे कि यहाँ विसर्ग आप देखेंगे, यहाँ पे ये मतलब तीसरा चौथा या पांचवा में से कोई आ गया है तो यहाँ पे क्या बन गया है, र उड़ंत हुआ र बन गया है। निधन आहार, तो यहाँ पे क्या बन गया है, निराहार। तो यहाँ पे आपको रूल उतने नहीं सीखने हैं, रूल आपको सीखना ही नहीं है, केवल आपको उदाहरण याद रखना है। कि जैसे पूछ देगा कि निराहार का संधि विच्छेद करिए, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे, निराहार का संधि विच्छेद करिए, तो ये होता है निधन आहार। तो अगर आप बात करें कि जो UPSSC एग्जाम कराता है वहाँ में रूल आपको कभी नहीं पूछे जाते हैं, बस आपसे वहाँ पे उदाहरण ही पूछे जाएंगे। तो जो विसर्ग संधि का जो तीसरा नियम है इसमें क्या है कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आ जाए और उसके बाद अगर च छ या फिर स हो जाए, मतलब स्वर के बाद, तो इसका विसर्ग स हो जाएगा।
यदि स्वर के बाद ट, ड और स हो जाए तो यहाँ पे विसर्ग स बन जाएगा। जैसे उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा आपको। धनुधन टंकार, ये बन जाएगा धनुष टंकार। चतुधन टीका, चतुष्टीका। चतुधन षष्ठी, चतुष्षष्ठी। निधन चल, निश्चल। ये उदाहरण कई बार पूछा गया है। हम बार बार कर रहे हैं कि आपको उदाहरण को अच्छी तरह से याद रखना होगा कि इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि विसर्ग में भले ही 10 नियम होते हैं, लेकिन आपके लिए जो 3-4 नियम है वही महत्वपूर्ण है। बाकी का आप खुद देख सकते हैं जो उदाहरण है। जैसे दुस धन कर, दुष्कर हो जाता है। चतुर्धन पद, चतुर्पथ हो जाता है। निधन पल, निष्फल हो जाता है। निष्काम का निधन काम होता है। इसी तरह आप देखेंगे कि इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं विसर्ग में। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे भाधन कर, ये हो जाता है भास्कर। ये विसर्ग संधि के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे ये किसी भी रूल का पालन नहीं करते हैं। और आप देखेंगे कि जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुरस्कार का संधि विच्छेद बताइए। तो पुरस्कार का होता है पुराधन कार। नमधन कार बराबर होता है नमस्कार। श्रेयधन कर बराबर होता है श्रेयकर। बृहधन पति बराबर होता है बृहस्पति। पुराधन कृत बराबर होता है पुरस्कृत। और तिराधन कार बराबर होता है तिरस्कार। ये रहा एक चैप्टर। अब चलिए देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी अब तक कैसे क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए शुरू करें। ये दूसरा पार्ट है संधि के लिए। पहला पार्ट देखने के बाद ही इसे देखें, ज्यादा जानकारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सरयुमी, इसमें कौन सी संधि है? सरयुमी में कौन सी संधि है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है दीर्घ, यण, व्यंजन और स्वर। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो देखिए इसमें जो संधि है ये है दीर्घ, क्योंकि दीर्घ में ही होता है कि जब एक छोटा और एक बड़ा मिलता है तो एक बड़ा ही हो जाता है। और उसी तरह इसमें कंडीशन है, इसमें मिला है सरयू धन उर्मी, मतलब कि एक बड़ा है एक बड़ा, तो बड़ा और बड़ा मिलकर के बड़ा। तो दीर्घ में दरअसल ये होता है कि छोटा के बाद छोटा है तब भी बड़ा, बड़ा के बाद बड़ा है तब भी बड़ा, बड़ा के बाद छोटा है तब भी बड़ा, और बड़ा के बाद छोटा के बाद बड़ा है तब भी बड़ा। मतलब कि हर एक कंडीशन में दीर्घ। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि दिवालय में कौन सी संधि है? देवालय, तो ये होता है देव धन आलय, इसमें भी दीर्घ संधि है। चलिए कमेंट करके बताइए भानुदय में कौन सी संधि होगी? भानुदय में कौन सी संधि है? कमेंट करके बताइए। आप चाहे तो इसका विच्छेद भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 31/7/2016 में। अगला है कि सच्छात्र, इसका समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। अमीन परीक्षा 14/8/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है सत्य धन शास्त्र। सत्य धन शास्त्र। जैसे किसी तरह पूछा जाता है कि उच्छ्वास का बताइए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उच्छ्वास का। तो ये होता है उत धन श्वास। तो सेम इसी कंडीशन पे ये शब्द भी बना है। अगला है कि उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन आया था राजस्व निरीक्षक परीक्षा, जो एग्जाम डेट है 17/7/2016। तो ये है उनका उत्धन डयन, उत्धन डयन। तो उड्डयन का यही संधि विच्छेद होगा। इसमें रूल क्या होता है कि यह व्यंजन संधि है। जब त या फिर द के बाद ड या फिर ढ आता है तो त के स्थान पे द या फिर ड हो जाता है, त के स्थान पे ड हो जाता है। अगला है कि महाधनीश का संधि रूप क्या होगा? मतलब अगर इसको हम जोड़ेंगे महाधनीश को तो क्या बनेगा? गणना पर्यवेक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बनेगा महेश। क्वेश्चन बेहद आसान है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। देखिए ये जब गणना पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था तो जब आयोग ने इसका आंसर की जारी किया तो आयोग ने कहा कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, महीश। आयोग ने इसको सही माना था। ऑब्जेक्शन भी हुआ लेकिन कोई अंतर नहीं हुआ, हालांकि इसका सही उत्तर होगा महेश। अगला है कि दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन गणना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में गलत आंसर की आना आम बात है, वहाँ पे 3-3, 4-4 आंसर की आती हैं, तब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गलत का गलत ही रह जाते हैं। तो आपको सही जानना है कि वास्तव में क्या है।
तो दिग्दर्शन का होगा दिक् धन दर्शन, दिक् धन दर्शन। अगला क्वेश्चन है कि अनुवीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अनुवीक्षण का आपको बताना है। ये क्वेश्चन लोअर थर्ड भर्ती में पूछा गया था। देखिए अगर आप देखेंगे अनुवीक्षण का तो इसका सही में जो होता है ये है अनु धन इक्षण, ये इसका होता है जिसमें कि यण संधि है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इस तरह का कोई भी ऑप्शन तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला विकल्प इसका सही हो सकता है, सी वाला, इसका जो सी वाला विकल्प है यही सही है। अगला है कि गौधन चरति, गौधन चरति, इसका सही संधि क्या होगा। तो ये होगा गौस चरति, गौस चरति। तो इसी तरह और भी कई शब्द हैं, जैसे कि पूछा जाता है निश्चल का बताइए। निश्चल जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी के बारे में बता रहे हैं। तो ये होता है निधन छल, विसर्ग संधि है। तो ये लोअर थर्ड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि बधुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बधुर्मी, देखिए यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये इस तरह था बधुर्मी, तो इसका होगा बधु धन उर्मी। अब आप देखेंगे कि सारे विकल्प बधु धन उर्मी है। ये ग्राम विकास अधिकारी 5/6/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे विकल्प में आप देखेंगे तो बधु धन उर्मी ही है, लेकिन जो सही होता है बधु में बड़ा ऊ का मात्रा होता है और बड़ा ऊ होता है। तो ये वाला विकल्प इसका सही है। अच्छे से देखिए, नहीं तो फिर भी आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अगर आप ये याद रखते हैं कि बधुर्मी तो सारे आपको बधुर्मी ही दिख रहा है। अगला है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एवं अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के तहत आते हैं। ये जूनियर असिस्टेंट 24/4/2016 में पूछा गया था। बेहद आसान क्वेश्चन है। ये आता है स्वर संधि में। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अगला है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए ये जो यशोदा वाला क्वेश्चन है कई बार बीएड में भी पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आप देखेंगे यशोदा का तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद होता है यश धन दा। कई बार तो इसका संधि विच्छेद भी पूछा है। तो जब आपको संधि विच्छेद पता होगा तब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। यहाँ पे विसर्ग है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि। अगला है पावन का सही संधि विच्छेद। अगर आपको याद हो तो पहले पार्ट में हमने पवन का बताया था, जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन यहाँ पे पावन का पूछा गया है लोअर 2 भर्ती परीक्षा में। पावन का होगा पौ धन अन्न, पौ धन अन्न। औ और अ मिलकर व हो जाता है, आ हो जाता है। अगला है कि भूर्ध्व का सही संधि क्या होगा। ये लोअर फर्स्ट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, भूर्ध्व। तो इसका होगा भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व। यह एक स्वर संधि है। क्या बता पाएंगे कि स्वर में कौन सी संधि है। स्वर में तो 5 होती हैं, तो यह है दीर्घ, दीर्घ संधि। अगला है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण बहुत बार पूछा गया है, ये लोअर में पूछा गया था। तो ये होगा उत्तधन चारण, उत्तधन चारण। यहाँ पे रूल ये है कि जब त के बाद च अथवा छ आए तो त का क्या हो जाता है, च हो जाता है। अगला है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सत्याग्रह ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 21/2/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। यह होगा सत्य धन आग्रह, सत्य का आग्रह सत्याग्रह का अर्थ होता है। तो सत्य धन आग्रह इसका सही संधि विच्छेद होगा। दीर्घ स्वर संधि है। अगला है कि 2 वर्गों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा उसी दिन पूछा गया था। तो इसको कहते हैं संधि। अगला है कि निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति को जोड़ करके क्या बनेगा, यही तो आपको बताना है। देखिए सुधन उक्ति को आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा सुक्ति, सुक्ति। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम 24/1/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। स्वर संधि का
देखिए स्वर में क्या होता है कि जहां स्वर का मेल स्वर से हो, अगर स्वर का मेल व्यंजन से हो गया तो व्यंजन, स्वर का मेल विसर्ग से हो गया तो विसर्ग हो जाता है। लेकिन जहां स्वर का मेल स्वर से हो तो वहां स्वर संधि होती है। और ऐसा है बस अन्वय में, अन्वय में अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। कौन सी संधि है बता सकते हैं? तो ये यण संधि है। जब आप संधि वाली क्लास देखेंगे हमारा, जो कि हिंदी ग्रामर के लिए है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर ऐप पे जाके आप देख सकते हैं, तो वहां पे हमने इसको अच्छे से कवर किया है। अगला है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 27/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था पवन का। ये होगा पोधन अन, पोधन अन। अगर पावन पूछ ले तो पावन का क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोनों अयादी संधि है, दोनों अयादी स्वर संधि है। पवन का हमने बता दिया, पावन का क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 11/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह है रूपधन अंतरण, रूपधन अंतरण। ये भी दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अगला है कि दुरासा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दुरासा, इसका तो कई बार पूछा गया कि कौन सी संधि है, तो यह विसर्ग संधि है। चलिए अब तो कमेंट करके बता दीजिए। और यहाँ पे विसर्ग का केवल एक ही ऑप्शन है, सी वाला, दुधन आशा। इसी तरह पूछा जाता है जैसे कि मनोयोग, मनोयोग पूछा जाता है, तो इसका होता है मन धन योग। इसी तरह तपोभूमि पूछा जाता है, तपोभूमि, तो तपोभूमि का होता है क्या, तपाधन भूमि, तपाधन भूमि। तो ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। मनोयोग देखिए अभी पूछ लिया गया यहीं पे, हम आपको उदाहरण बता रहे थे और यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है यूपी SSS में ही। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए जो स्पेशल हिंदी ग्रामर है सभी के लिए, उससे आपको बेहद कई क्वेश्चन मिलेंगे। ये होगा मनोधन योग, मनोधन योग। अगला है कि पौधन अन का संधि युक्त करने पर क्या बनेगा। अभी इसको हमने आपसे पूछा था, तो पौधन अन का बनेगा पावन। और अगर पवन का देखा जाए तो पवन का होता है पोधन अन, और पावन कर देने पर ये पौ हो जाता है, बाकी कुछ नहीं बदलता है। संधि भी ये अयादी स्वर संधि है। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का, यहां पे ये इस तरह होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये होगा उत्धन श्वास। अभी हमने एक जगह उदाहरण बताते हुए इसको बताया था। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 22/11/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि निधन कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 मॉर्निंग शिफ्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अगर आप यूपी SSS की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं यूपी SSS के पुराने प्रश्नों को हल करना, तो ऐप पे जाइए। ऐप में नीचे जाने पर आपको एग्जाम वाइज टेस्ट मिलेगा। अब ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम वाइज टेस्ट में आपको यूपी SSS ओपन करना है, वहां जाकर आप पुराने पेपरों को हूबहू टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे। देखिए कहा गया है निष्कलंक के बारे में कि निष्कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये होगा जोड़ने पर, तो ये होता है निष्कलंक, निधन कलंक बराबर है निष्कलंक। अगला है पवन का सही संधि विच्छेद। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, ये भी चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। तो ये होगा पोधन अन। कौन सी संधि है, तो अयादी। ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया था चकबंदी लेखपाल में, तो इसका होगा सत्यधन शास्त्र। ये क्वेश्चन एक बार राजस्व लेखपाल में भी पूछा गया था, तो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है कि बाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। अगर आप ये वीडियो ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, बाणियोचित्त होगा। अगला है कि अन्विषण, अन्विषण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। ये क्वेश्चन एक बार और भी पूछा गया था और गन्ना पर्यवेक्षक में, तो ये होता है अनुधन ईषण। सीत्रसु, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट नहीं होता है,
अंग का मात्रा, तो ये होगा शीत धन ऋतु। यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये मिस टाइपिंग है, तो ये शीत धन ऋतु, इसका सही संधि विच्छेद होगा। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन। अगर आप किसी का संधि विच्छेद करना जान गए तो समझिए कि संधि बता लेंगे। निर्धन का जो सही संधि विच्छेद होता है ये होता है नि धन धन, तो मतलब कि यहाँ पे क्या दिख रहा है? विसर्ग, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। राजस्व लेखपाल, जो कि उस समय राजस्व विभाग के द्वारा कराया जाता था, लेकिन अब जो लेखपाल का पेपर होगा UPSSC कंडक्ट करेगा। रीत्यानुसार, इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा रीतिधन अनुसार, रीतिधन अनुसार। यद्यपि का बताइए, यद्यपि का क्या होगा? कई बार पूछा गया है तो परिचालक भर्ती परीक्षा में, यदि धन अपि, यदि धन अपि। तिरस्कार का डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कम समय लेते हुए अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। ये विसर्ग संधि है, चलिए बता देते हैं, यह विसर्ग संधि है। क्या बता पाएंगे? विसर्ग के लिए 2 ही ऑप्शन है, तो ती का कोई अर्थ नहीं होता है, सही उत्तर होगा तिराधनकार। तिराधनकार मतलब कि तिरस्कार। अगला है कि आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आच्छादित, इनमें से अगर आप देखेंगे तो आच्छादित का सही होगा आधन छादित। आधन छादित कौन सी संधि है? यह व्यंजन, तो व्यंजन संधि है आच्छादित। अगला है कि पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? तो ये होगा पित्रानुमति। पित्रानुमति यण संधि है, और इसमें क्या हुआ है? तो री औ के साथ मिलकर के र बना दिया है। स्वर संधि में यण संधि है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद, देखिए एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। अब ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, तो ये होगा उत्तधन श्वास। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और अगर आप UPSSC की तैयारी करते हैं तब तो जरूर इसे डाउनलोड करिए। जाने के बाद आप देख पाएंगे कि आपको क्या क्या यहाँ मटेरियल मिल रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।